ओ क्या मैंने न्यायालय की जगह विश्यालय बोल दिया था? उसे न्यायालय ही समझा जाए। गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। दोनों पर्यायवाची थोड़े ही हैं, दलाली दोनों जगह चलती है तो क्या हुआ, थोड़ा सा इतना तो चलता है। इस सर्वे को देखने के बाद मैंने तो आज से ही जीभ पर सांप से डसवाने की प्रक्रिया आरंभ कर दी है। मेरा मतलब वामपंथनों को टंग एक्शन देना नहीं है, कृपया इस तरह की अश्लील बातें ना सोचें। कई बार पत्थरों का भार अधिक होने के कारण कुछ उत्साही युवा उसे दूर तक नहीं फेंक पाते। स्टोन क्रशर लगने से बच्चे, किशोर, युवा और बुजुर्ग समेत लड़कियों और स्त्रियों के लिए अलग अलग आकार और भार के पत्थर बनाए जा सकते हैं, ताकि वैज्ञानिक तौर पर हर व्यक्ति बंगाल के कश्मीरीकरण में अपना समुचित सहयोग दे सके। जीबी रोड की अंतहीन सड़क पर जाने की उनको कोई आवश्यकता नहीं रही, क्योंकि जो कार्य वहां की वेश्याएं अपना शरीर बेचकर करती है, वही कार्य कुछ पत्रकार अपना जमीर बेचकर कर लेते हैं। फील तो एक ही है ब्रो। पहले तो कमिश्नर साहब अपना नाम दीपक पांडे से बदलकर चिंगारी गांडे रख लें और वर्दी खोलकर सफेद कुर्ता और जालीदार टोपी पहन लें, नीचे कटवा लें थोड़ा सा तो और सही रहेगा। पायजामे की बात कर रहा हूं मैं। साप्ताहिक बकैती के 5वें एपिसोड का आरंभ माननीय सर्वोच्च और उच्च न्यायालयों के युग प्रवर्तनकारी निर्णयों से करेंगे। वामपंथियों के हाथों अपने चारों थनों से दोहन करवाती इस संस्था ने हाल ही में 4 साल की बच्ची का बलात्कार कर हत्या करने वाले फिरोज नामक एक व्यक्ति को यह कहकर फांसी से बचा लिया कि हर पापी का एक भविष्य होता है। एवरी सिनर हैज ए फ्यूचर। विश्व में ऐसे बहुत ही कम न्यायालय हैं जहां जजों के द्वारा अपने ग्रेजुएशन में पढ़ी किसी पुस्तक की किसी पंक्ति को बोलने के लिए 4 साल की बच्ची के रेप और मर्डर के मामले में ऐसे निर्णय देने पड़ते हैं। जज ने ऑस्कर वाइल्ड की एक पंक्ति उद्धृत करते हुए कहा कि फिरोज के पास पूरा जीवन पड़ा है, इसलिए उसे आजीवन कारावास भी नहीं 20 वर्ष की सजा देना उचित है, ताकि वह भविष्य में समाज का एक उपयोगी व्यक्ति बन सके। न केवल ऑस्कर वाइल्ड के इस कथन का बिल्कुल उल्टा अर्थ और संदर्भहीन व्याख्या करते हुए मिलाडो ने यह निर्णय दिया है, बल्कि फिरोज जैसे लोगों में आशा की एक किरण का भी संचार किया है कि काफिरों की बेटियों का रेप करो, वकील जो है बचा लेगा। वैसे एक दृष्टि से देखा जाए तो जज ने बिल्कुल उचित कहा है कि फिरोज का एक भविष्य है और वह अपने समाज के लिए उपयोगी व्यक्ति बन सकता है। फिरोज का फ्यूचर यह है कि वह बाहर निकलेगा, फिर से रेप करेगा, हत्या करेगा, अपने समाज के लिए काफिरों को निशाना बनाएगा, क्योंकि उसे इस धरती पर इसके लिए कारावास जाना पड़े, परंतु ऊपर जन्नत में उसके लिए कमरा रिजर्व है, रूम सर्विस के साथ। फिर आप ऐसी संस्था को बिका हुआ बोल देंगे तो इन लोगों के स्थान विशेष में चूना लग जाता है। अगर आप चाहते हैं कि अगले वीडियो में मैं माननीयों के स्थान विशेष में चूने के साथ मिर्च भी रगड़ दूं तो सब्सक्राइब कर। इसके आगे दिल्ली उच्च न्यायालय ने अपनी अवांछित लंबी नाक विधायिका के विषयों में घुसेड़ते हुए पूछा है कि केंद्र ने जो हाल ही में एक कानून बनाया है जिसमें पुलिस अपराधियों की इच्छा के बिना उनकी पहचान हेतु उनकी शारीरिक माप आदि लेकर एक डेटाबेस बनाएगी, वह असंवैधानिक और अवैध है, उस पर केंद्र की क्या राय है? वाह जज साहब, 4 टुटपुंजिये लोग जनहित याचिका के नाम पर आपका समय नष्ट करते हैं और आप विधायिका द्वारा संवैधानिक नियमों के आलोक में पास किए गए अधिनियमों पर उसी सरकार की राय मांगते हैं जिसने इसे बनाया है। ऐसी याचिकाओं को रजिस्टर क्यों किया जाता है? लेकिन हाईकोर्ट के जज ने पूछा है तो बताना पड़ेगा। आखिर आतंकियों के, अपराधियों के, बलात्कारियों के भी तो अधिकार होते हैं। इसी हिसाब से चलते रहिए, एक दिन यही कोर्ट केंद्र सरकार से, चूंकि भाजपा केंद्र में है, तो इस याचिका पर भी उत्तर मांग लेगी कि आतंकवादी ही तो है, लेकिन संविधान उसे स्वतंत्रता से रहने का अधिकार देता है, फिर उसे जेल में क्यों रखा जा रहा है? या तो असंवैधानिक बात है। इनकी नौटंकी इस सप्ताह बहुत चली है। दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में बताया कि दिल्ली में हुए धर्म संसद में कोई हेट स्पीच नहीं थी, बल्कि अपने धर्म की रक्षा हेतु एक समुदाय के लोगों ने स्वयं को सशक्त बनाने और आने वाले संकटों से बचाव हेतु आत्मरक्षा के लिए उद्यत रहने की बातें की थी, जिसका नरसंहार या किसी मजहब के प्रति घृणा फैलाने से कोई संबंध नहीं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जज की सुलग गई कि ऐसे कैसे धर्म संसद हो गई, और जब आरोप लगा है कि हेट स्पीच है और दूसरे समुदाय के लोग कह रहे हैं कि उनके नरसंहार की बातें हो रही हैं, तो दिल्ली पुलिस के सहायक कमिश्नर ने यह कैसे कह दिया कि हेट स्पीच नहीं है? ऐसा कुछ नहीं कहा गया। उनका कहना भी उचित है कि भाई, हिंदू अपनी आत्मरक्षा की चर्चा भी क्यों कर रहा है? इससे क्या दूसरे समुदाय की तैयारियों को बाधा नहीं पहुंचेगा?
जो कि उनका किताबी हक है, जिसे भारत का संविधान धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकारों के नाम पर सुनिश्चित करता है। आप एक समुदाय की सामूहिक आकांक्षा का दमन कैसे कर सकते हैं, जबकि हम गांधी जी के देश में रहते हैं, जहां उन्होंने कहा था कि अगर अब्दुल गर्दन काटना चाहता है हिंदुओं का, तो हिंदुओं को कटवा लेना चाहिए। वहीं जहांगीरपुरी में अपनी परंपरा को बनाए रखते हुए सर्वोच्च वेश्यालय से समाचार आए कि अतिक्रमण करने वाले व्यक्तियों पर जो बुलडोजर चल रहे हैं उन्हें रोका जाए। बुलडोजर वाले रुके नहीं, चलाते रहे, यह कहकर कि उन्हें तो ऐसा कोई आदेश आया ही नहीं है। यह बात वामपंथियों को पता थी कि ऐसा होगा, अतः उन्होंने एक वकील को कोर्ट में रखा और एक बड़ी बिंदी वाली वामपंथन को जहांगीरपुरी भेज दिया कि इधर से स्टे आए, उधर तुम कह देना कि रोको काम। वृंदा करात वहां पहुंचकर बोलने लगी कि वो यहां सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करवाने आई हैं। वामपंथनों की स्थिति देश में खराब चल रही, यह तो मुझे ज्ञात था, लेकिन वृंदा करात सुप्रीम कोर्ट की चपरासन बन जाएगी, यह मैंने नहीं सोचा था। वामपंथनों के पास पैसे कमाने के कई और तरीके हैं। आशा है कि ये वीडियो देखकर वामपंथी साथी उनकी सहायता अवश्य करेंगे, या ऐसा कीजिए कि आप में से जितने भी लोग यह वीडियो देख रहे हैं, इस निरीह दुत्कारी हुए वामपंथन के लिए मात्र 10-10 रुपये प्रति व्यक्ति, जो भी देख रहे हैं 10-10 रुपये इस नंबर पर भेजिए 7303069286। मैं लेनिन और माओ की कसम खाकर कहता हूं कि मैं वो वृंदा करात तक बिल्कुल पहुंचा दूंगा। ओ, क्या मैंने न्यायालय की जगह विश्यालय बोल दिया था? उसे न्यायालय ही समझा जाए। गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूं। दोनों पर्यायवाची थोड़े ही हैं, दलाली दोनों जगह चलती है, तो क्या हुआ, थोड़ा सा इतना तो चलता है। माई नामक एक टीवी सीरीज का एक दृश्य आजकल चर्चा में आ गया है। पुत्री की मृत्यु के बाद मां अपने अतिथियों के लिए चाय बना रही है। कई जगहों पर अपनी जड़ों से कटे वोक मिलेनियल्स और वामपंथी कूड़ मगज हिंदुओं को यह बताते फिर रहे हैं कि देखो, बेचारी को शोक मनाने भी नहीं दिया, चाय बनवा रहे हैं। ऐसा वही लोग कर रहे हैं जिन्होंने पूरा जीवन टीवी देखकर ही समाज को समझा है। ऐसे लोग नहीं जानते कि जिसके घर में मृत्यु होती है वहां न तो चूल्हा जलता है न भोजन बनता है। लेकिन ऐसी जनता जिसे लगता है कि दूध गाय नहीं देती, वो तो मदर डेयरी से आता है ना, और पानी धरती से नहीं फ्रिज से निकलता है, उन्हें कहां से पता होगा कि शोक संतप्त परिवार कैसा दिखता है। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने टाइम्स नाउ को दिए गए एक साक्षात्कार में बताया कि भाजपा और भगवा एक दूसरे के पर्याय नहीं है। भाजपा का अर्थ है सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास और सबका प्रयास। मुझे नहीं लगता कि हाल के समय में भाजपा का रवैया हिंदुओं को लेकर जैसा रहा है, उन्हें यह बताने की आवश्यकता थी कि भाजपा और भगवा अलग अलग है। इसी पर चुटकी लेते हुए एक इंटरनेट उपभोक्ता ने लिखा है कि आने वाले दिनों में मोदी जी और अमित शाह जी सबका विश्वास के चक्कर में सूफी बन जाएंगे और वक्फ बोर्ड इन्हें औलिया घोषित कर देगा। सही बात है। मुझे लगता है कि मोदी जी ने जैसे अपने नाम पर स्टेडियम बन जाने दिया, वैसे ही शायद जीवित अवस्था में ही अपने नाम की दरगाह भी बनवा लेंगे और हर साल चादर भी चढ़ाने की शुरुआत स्वयं करेंगे। हाल ही में एक सर्वेक्षण में पाया गया कि उच्च जाति के लोग, मतलब हिंदुओं में उच्च जाति के लोग, मुसलमानों, अनुसूचित जातियों, जनजातियों के लोगों से 4 से 6 साल अधिक जी रहे हैं। यह सुनकर सामान्य वर्ग के लोगों ने तय किया कि अपनी कुंडली देखकर, मुसलमानों और अनुसूचित जातियों की औसत आयु देखकर समय से पहले फांसी लगाकर वो प्राण त्याग देंगे, ताकि राष्ट्र में सामाजिक न्याय हो सके, सोशल जस्टिस। नौकरी में आरक्षण है ही, जन्म लेते ही आरक्षण जैसी सुविधाओं से बच्चे लैस हो ही जाते हैं, तो सामान्य वर्ग के लोग, खासकर सवर्ण, क्या राष्ट्र हित में 6 साल पहले मर नहीं सकते? पाव भर साइनाइड खरीद कर रख लीजिए, क्या पता कब काम आ जाए। साथ ही सर्वेक्षण में एक और विचित्र बात सामने आई है कि हिंदुओं के सवर्ण जातियों और कथित पिछड़ी जातियों, जनजातियों के मध्य ही अगर आंकड़े रहते तो भी समझ में आता, लेकिन एक धर्म को 4 भागों में विभाजित करने के पश्चात मुस्लिमों को घुसाने का आधार समझ में नहीं आया। जबकि मुसलमानों में भी जातियां हैं, उनके जीवन स्तर में भी बहुत ज़्यादा अंतर होता है, तो उनकी तुलना हिंदू सवर्णों से क्यों की जा रही? फिर समझ में आया कि सर्वेक्षण में भी गे भीम गे मीम हो रहा है। वैसे कमाल की बात यह है कि इस सर्वे में यह नहीं बताया गया कि ब्राह्मणों ने मुसलमानों और पिछड़ी जातियों का भोजन हड़प्पा काल से ही छीन कर खाया है, जिसके कारण उनकी आयु हर वर्ष घटती जा रही है और मनुस्मृति में भी ऐसा लिखा हुआ है। इस सर्वे को देखने के बाद मैंने तो आज से ही जीभ पर सांप से डसवाने की प्रक्रिया आरंभ कर दी है। मेरा मतलब वामपंथनों को टंग एक्शन देना नहीं है,
कृपया इस तरह की अश्लील बातें ना सोचें। ममता दीदी ने हाल ही में अडानी जैसे उद्योगपतियों से हाथ मिलाया और राज्य के गवर्नर महोदय को कहा कि आप केंद्र सरकार को बता दें कि वो अलग अलग एजेंसियों के माध्यम से उद्योगपतियों को परेशान न करें। उनके इस कथन के बाद मुझे इंटरनेट पर यह चित्र प्राप्त हुआ जिसमें सिंगूर और सानंद की भूमि दिख रही है। वैसे सिंगूर में पत्थरों का इतना फैलाव देखकर मुझे याद आ गया कि ये भी तो एक उद्योग ही लगाया ममता जी ने बंगाल में। नैनो की फैक्ट्री रहती तो क्या होता। उदाहरण के लिए यह चित्र देखिए कि गुजराती व्यवसायी ने कश्मीर में पत्थर बेचकर करोड़ों कमा लिए। बंगाल भी तो कश्मीर जैसे स्वर्ग में बदल रहा है। स्टोन क्रशर का प्लांट लगवा दे अडानी तो सही रहेगा, नहीं तो कई बार पत्थरों का भार अधिक होने के कारण कुछ उत्साही युवा उसे दूर तक नहीं फेंक पाते। इससे युवक युवतियों के संवैधानिक अधिकारों का हनन तो हो ही रहा है, साथ ही वांछित फल न मिलने के कारण उनकी शक्ति का भी दुरुपयोग हो रहा है। स्टोन क्रशर लगने से बच्चे, किशोर, युवा और बुजुर्ग समेत लड़कियों और स्त्रियों के लिए अलग अलग आकार और भार के पत्थर बनाए जा सकते हैं ताकि वैज्ञानिक तौर पर हर व्यक्ति बंगाल के कश्मीरीकरण में अपना समुचित सहयोग दे सके। जैसे कि इस छायाचित्र को देखा जाए जहां पर शोभा यात्रा की प्रतीक्षा करते हुए एक वयस्क की फोटो है। आप ही बताइए कि पत्थरों की कमी के कारण कोई शोभा यात्रा डीजे बजाते हुए निकल जाए तो जहांगीरपुरी समेत 7 अन्य राज्यों में जो रामनवमी के समय में सुनियोजित हिंसा हुई है उन लोगों को कितना बुरा लगेगा कि तैयारी थी, मूड भी था, मौलवी जी ने भाषण भी किया था, लेकिन सही साइज के पत्थरों की अनुपलब्धता ने सारा खेल चौपट कर दिया। एक समाज के तौर पर हम कहां जा रहे हैं? हमें इस सिख भाई से सीखना चाहिए कि कैसे दंगों के दौरान कंधे की मांसपेशियों में खिंचाव आ जाने पर इन्होंने इस नवयुवक की सेवा शुश्रूषा की और फिट बनाकर तुरंत ही तैयार कर दिया अगले राउंड के लिए। सामाजिक सौहार्द की नई मिसाल गढ़ी जा रही। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार रणवीर कपूर विवाह के 2 दिन बाद ही कार्य करने चले गए। उनकी माताजी भी 2 दिन बाद काम पर लग गई। जबकि इस विवाह के कारण सौर परिवार समेत आकाशगंगा और इस ब्रह्मांड में हुए परिवर्तन से वापसी में कम से कम 1.5 वर्ष का समय तो ब्रह्मा जी को भी लग जाएगा। फिर रणवीर स्वयं सामान्य कार्य करने लगे। टाइम्स ऑफ इंडिया ने विष्णु जी के दरबार में इस विषय पर याचिका लगाई है कि उनके रहते और टाइम्स ऑफ इंडिया के खबर छपने के बाद भी सब क्या चल रहा है ब्रो, कि सेलिब्रिटी लोग 2 ही दिन में काम पर चले जा रहे हैं। पिछले सप्ताह नाइजीरिया में ईस्टर उत्सव के मध्य एक छात्र ईसा मसीह बनकर सूली पर चढ़ा और फिसलकर गिर गया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। 3 दिन बाद वो वापस जीवित नहीं हुआ, या हुआ भी होगा तो इसकी जानकारी मुझे नहीं है। खैर, अच्छी बात यह है कि उसकी हत्या गुरुद्वारे में भोजन के लिए जाने पर सिखों ने पीट पीट कर नहीं की, जैसा कि कपूरथला में एक युवक के साथ हुआ जब वो भगवान कृष्ण का वेश बनाकर घूम रहा था। इरफान पठान ने हाल ही में भारत के महानतम राष्ट्र होने की संभावना पर लिखते हुए ट्वीट के अंत में एक बट लगा दिया। बट के बाद कुछ न लिखना एक तो फट्टू होने की स्पष्ट निशानी है। दूसरी बात यह भी है कि आजकल विमल से अक्षय और फिल्मों से खानों को ऐसे ऐसे झटके लग रहे हैं कि पूरी बात लिखने पर वो उसी जगह पे पहुंच जाएगा जहां से उसने क्रिकेट खेलना आरंभ किया था। इस ट्वीट को पढ़ने के बाद क्रिकेटर अमित मिश्रा ने यह लिखा कि वाकई भारत में महानतम राष्ट्र होने की संभावना तो है, लेकिन यह तब ही संभव है जब कुछ लोग यह माने कि भारत का संविधान ही वह पहली पुस्तक है जिसका अनुसरण किया जाना चाहिए। मुझे लगता है कि अमित मिश्रा गलत समझ बैठे कि इरफान पठान भारत की बात कर रहे थे, क्योंकि इरफान जैसों के लिए देश का नाम बस एक माध्यम मात्र है। उनके जैसों के लिए देश कोई अवधारणा नहीं होती। बोरिस जॉनसन की भारत यात्रा के मध्य टाइम्स नाउ वालों ने उनका साक्षात्कार किया। हाल ही में अर्णब गोस्वामी ने यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का इंटरव्यू किया था। इसके बाद इंटरनेट पर एक मीम घूमने लगा कि जहां ये लोग राष्ट्राध्यक्षों के साक्षात्कार कर रहे हैं, वहीं रवीश जी भी रोड घूम रहा है। यह मीम तथ्यात्मक तौर पर त्रुटिपूर्ण है, क्योंकि रवीश 2 सालों से अधिक समय से अपने कमरे से भी बाहर नहीं निकला है। वो अपना पूरा एजेंडा अपने घर से ही चला रहे हैं। जीबी रोड की अंतहीन सड़क पर जाने की उनको कोई आवश्यकता नहीं रही, क्योंकि जो कार्य वहां की वेश्याएं अपना शरीर बेचकर करती है, वही कार्य कुछ पत्रकार अपना जमीर बेचकर कर लेते हैं। फील तो एक ही है ब्रो। यूक्रेन से जुड़े एक अन्य समाचार में वहां से सरकार द्वारा वापस लाए गए विद्यार्थियों ने अपने माँ बाप के साथ अब जंतर मंतर में यह कहकर धरना रखा है कि मोदी सरकार उनकी बाकी की मेडिकल शिक्षा के लिए भारतीय मेडिकल कॉलेजों में एडमिशन करवाए उनका।
कमाल की बात यह है कि इन्होंने सरकार से अपने विवाह, यूक्रेन रिटर्न डॉक्टर बनने से मिलने वाले दहेज और उसके बाद होने वाले बच्चों के पालन पोषण के बारे में कोई मांग नहीं रखी। इनके हाथों के पोस्टर पर मोदी है तो मुमकिन है लिखा हुआ है। चलिए इसी बहाने कोई तो अलतकिया कर रहा है यहाँ पे हिंदुओं में से भी। नासिक के कमिश्नर साहब दीपक पांडे जी ने कहा है कि हनुमान चालीसा या भजन बजाने के लिए हिंदुओं को अनुमति लेनी पड़ती है। अजान से पहले और बाद के 15 मिनट के भीतर इसकी अनुमति नहीं होगी। मस्जिद के 100 मीटर के दायरे में आप यह नहीं कर सकते क्योंकि कानून व्यवस्था का मामला है। पहले तो कमिश्नर साहब अपना नाम दीपक पांडे से बदलकर चिंगारी गांडे रख लें और वर्दी खोलकर सफेद कुर्ता और जालीदार टोपी पहन लें, नीचे कटवा लें थोड़ा सा तो और सही रहेगा। पायजामे की बात कर रहा हूं मैं। कमाल की बात यह है कि मस्जिद के 100 मीटर के दायरे में हिंदुओं के श्वसन से होने वाली आवाज पर इन्होंने कोई कार्रवाई करने की बात नहीं की। मस्जिद ही क्यों, मस्जिद के कान होते हैं क्या? सुनेगा तो मुस्लिम, तो कानून तो यह होना चाहिए चिंगारी गांडे साहब कि मुस्लिम जहां भी हो उसके 100 मीटर के दायरे में भजन कीर्तन ना बजे, क्योंकि कानून व्यवस्था बनी रहनी चाहिए। ऐसे पुलिस वालों का जीवन हनुमान चालीसा रुकवाकर मेडल पा जाने में बीत जाता है, जबकि आतंकियों की फैक्ट्री पर आज तक इनके बाप भी एक शब्द नहीं बोल सके हैं कि यहां कट्टरपंथी शिक्षा मिलती है। इन सबको बंद किया जाना चाहिए। आमिर खान आजकल क्रिकेट खेलते हुए दृष्टिगोचर हो रहे हैं। वो कोई कहानी कहना चाह रहे हैं लेकिन अभी तक लोगों को सिर्फ टीज कर रहे हैं। कोई कह रहा है कि लाल सिंह चड्ढा की बात होगी तो कोई कुछ और। हमें और आपको बस यह याद रखना है कि इस व्यक्ति को भारत में रहने में डर लग रहा था। यह व्यक्ति तुर्की के राष्ट्रपति और उसकी बीवी से मिलने गया था, जबकि तुर्की के पास भारत के विषय में एक भी सकारात्मक शब्द कहने के लिए नहीं है। ये सब मैं बता दे रहा हूं क्योंकि कभी कभी विमल गुटखा के चक्कर में हमसे आमिर शाहरुख टाइप के लोग बच जाते हैं। गुटखे से याद आया कि जुबा केसरी अजय देवगन से जब पूछा गया कि वो क्यों कर रहे हैं यह विज्ञापन, तो उन्होंने कहा कि वो तो इलायची का ऐड करते हैं। सामने वाले ने यह नहीं पूछा कि कौन सी इलायची है जिससे जुबा केसरी हो जाती है, या यह कि केसर इतना सस्ता कैसे हो गया कि इलायची में मिलाकर जुबा केसरी कर दे, वह भी 10 रुपये में। आजकल टूथपेस्ट और गुटखे में इतने मसाले आ गए कि आप चिकन बिरयानी के चिकन को टूथपेस्ट और विमल में मैरिनेट करके पका सकते हैं, सारा फ्लेवर मिलेगा। उन्होंने आगे बताया कि अगर यह गलत है उनका जो विज्ञापन कर रहे हैं गुटखे का, तो सरकार इनको बनाना ही बंद कर दे। अजय भाई, कम से कम अमिताभ बच्चन टाइप तो निर्लज्ज बनिए कि सीधे कह सके कि इससे आपको धनराशि मिलती है और किसी का भला होता है, तो हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि हम उससे क्यों जुड़ रहे हैं। बुढ़ापे में कमला पसंद बेचना और इस कॉन्फिडेंस से बेचना ऊंची सोच का परिचायक है। इसी बात पर सलमान खान उदास हैं कि गुटखे का प्रचार तो वह भी कर रहे हैं, लेकिन उनसे कोई पूछ ही नहीं रहा है कि टशन का जश्न क्यों मना रहे हैं वो। उर्फी जावेद से जुड़ी खबरों में उर्फी जी ने हाल ही में भूमि दिवस पर अपने विचार रखे कि चाहे कुछ भी हो जाए वो पर्यावरण को हानि नहीं पहुंचाती। भले ही उर्फी जी ये कह रही हों, लेकिन मनोरंजन पोर्टल्स की बात माने तो उन्होंने कई बार इंटरनेट समेत फैंस के दिलों को आग लगाकर वैश्विक तापमान में औसत वृद्धि कराई है। पर्यावरण को लेकर अपनी चिंता वाली बात को सही साबित करने के लिए उर्फी जी ने कल ही अपने पूरे बदन को फूलों से आच्छादित कर लिया है। इस पर लोगों की समस्या हो गई कि ये क्या बात हुई। मुझे ऐसे लोगों से समस्या है कि कोई व्यक्ति पर्यावरण को लेकर जागरूक हो रहा है, फूल पत्ते पहन रहा है, तो आप उसे अपमानित करने लगते हैं। कपड़े बनाने के लिए कितने पौधों को कपास देना होता है, फिर फैक्ट्री में लोग काम करते हैं, रंगाई, पैकेजिंग, ब्रांडिंग, ट्रांसपोर्टेशन, इन सब से पर्यावरण को सीधे तौर पर क्षति पहुंचती है। उर्फी जी तो बाग से कुछ पुष्प चुन लाई और स्वयं को ढक लिया। ग्रेटा थनबर्ग ऐसा करती तो आप अति प्रसन्न होते, नोबेल दिलवाने की बात करते, लेकिन अपने देश की धरोहर उर्फी जी ने ऐसा किया है तो आपको बुरा लग रहा है। लानत है आप पर। जाते जाते आप सबके साथ एक निजी बात भी साझा करना चाहता हूं। आप सब ने यह तस्वीर देखी होगी। यह त्रुटिपूर्ण है क्योंकि यह मामला सुप्रीम कोर्ट वाला नहीं है, बल्कि यह उस दुष्टा एम्बर हर्ड नामक स्त्री से संबंधित है जिसने मेरे अरबों रुपए का नुकसान किया है और मुझे स्त्री को पीटने वाला बताया। केस लड़ने के लिए मुझे अपना निजी द्वीप, यॉट, चार्टर्ड प्लेन सहित अन्य वस्तुओं को बेचना पड़ा है। आप सब मुझे एम्बर हर्ड से केस जिताने हेतु नीचे दिए गए नंबर पर अपना सहयोग देते रहें। पुरुषों को बहुत सताया जा रहा है इस समाज में। इस सप्ताह के लिए इतना ही। अगर आपको अच्छा लगा तो शेयर करें। जुड़ने के लिए आभार। नमस्कार।